ट्वेल्थ क्लास के मैथ फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम द साइन रूल हम आज देखने वाले हैं। साइन रूल का स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ए बी सी ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू आर वेर आर इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तकरीबन 3-4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो तकरीबन 3 या 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। तो थ्योरम प्रूव करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो इस थ्योरम के प्रूफ में हमें लगने वाली है। देखिए, जो ट्रायंगल हम यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम हमेशा हमें ए बी सी इस तरह से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा, जैसे ये एंगल है, ये एंगल, इसे हम एंगल ए कहेंगे, इस इंटीरियर एंगल को एंगल सी कहेंगे और इसे इंटीरियर एंगल को एंगल बी कहेंगे। ये सब आप जानते हैं पहले से। इसके साथ साथ जो एंगल ए या वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड है बी सी, इसकी लेंथ होंगी स्मॉल ए हमेशा। सी वर्टेक्स के सामने की जो साइड है अपोजिट साइड, उसकी लेंथ होगी स्मॉल सी के इक्वल। और बी वर्टेक्स या बी एंगल की अपोजिट साइड होंगी, उसकी लेंथ हमेशा स्मॉल बी के इक्वल होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इन 3 स्टेप को, यानी जो 3 टर्म है, इसको इक्वल प्रूव करेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे हिस्से के अंदर फिर इन तीनों को 2r के इक्वल प्रूव करेंगे। इस तरह से हम ये पूरा थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फार्मूला, उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपको सब पता होगा कि जब हम एरिया मालूम करते हैं ट्रायंगल का, तो उसमें हमें बेस और हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस AC है, यानी कि बेस की लेंथ B है, और हाइट फ़िलहाल यहाँ नहीं है तो हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये हमको मिल जाएंगी यहाँ पर हाइट। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AC पर, B से गुजरने वाला, तो ये उसकी हाइट होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट, एक नया पॉइंट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ D, तो ये जो साइड BD है, जिसकी लेंथ फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है फ़िलहाल। अगर हम यहाँ से चाहते, इससे अगर हम BC को अगर बेस कंसिडर करते, तो हमें A से गुजरने वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता BC पर, वो ट्रायंगल की हाइट होती। खैर, फ़िलहाल तो हाइट उसकी BD है। तो इसका इस्तेमाल करके जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, एरिया जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 1/2। बेस कितना है यहाँ पर? बेस है B, स्मॉल b, या फिर आप पहले AC लिख ले, इसे AC ये बेस है, और AC के बाद BD ये हाइट है। तो AC इंटू BD इस तरह का एरिया हमको मिलेगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू B। AC की वैल्यू B के बराबर है, और BD कितना है फ़िलहाल ये हमको मालूम नहीं है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हम इस तरीके से मालूम करने वाले हैं। हमारा मकसद है इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना, और हम इसकी मदद से मालूम करेंगे। BD कितना है फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। BD के लिए यहाँ पर क्लियरली हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि BD कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। 2 ट्रायंगल कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए, एक ट्रायंगल जो मुझे यहाँ पर मिलेगा, एक जो ट्रायंगल है वो ABD है। देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD, ये एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल जिसे मैंने रेड कलर में यहाँ पर हाईलाइट किया है वो है BDC, या फिर आप इसे ABD भी कह सकते थे, ABD, और ये होगा CBD। तो दूसरा जो ट्रायंगल हमको मिला वो मिला CBD, और इन दोनों की मदद से हम BD की वैल्यू मालूम करेंगे। 2 अलग अलग वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। पहले हम ABD की बात करते हैं, ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। अगर मैं इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ तो कोई फ़र्क मुझे यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं इसे थोड़े अलग कलर से, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको अभी यूज़ करना है ABD का। ABD के अंदर अगर मुझे साइन A मालूम करना है, क्योंकि ABD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर साइन A होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड है इसके अंदर BD, अपोजिट साइड BD है, और हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें ABD में, तो वो AB के बराबर है।
तो ये है ए बी के बराबर है। तो बी डी की लेंथ तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ए बी की जो लेंथ है ए बी की वो स्मॉल सी के बराबर है। यानी ये जो बी डी हमको मिलेगा यहाँ पर बी डी वो मिलेगा सी साइन ए के बराबर। ये कब मिलेगा? जब हम ट्रेंगल ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम ट्रेंगल सी बी डी का इस्तेमाल करेंगे तब हमें साइन सी मालूम करना है। तो इसमें साइन सी जो होगा वो होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ पर बी डी है, ये बी डी अपोजिट साइड हो गया। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बी सी है। बी डी की वैल्यू इधर भी हमें मालूम नहीं है, बी सी की वैल्यू ये स्मॉल ए के बराबर है। तो इसकी मदद से हमें जब हम ए शिफ्ट करेंगे साइन सी की तरफ, तो ए साइन सी इज़ इक्वल टू हमें बी डी के बराबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर बी डी की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है एक ही ट्रायंगल के अंदर। हम दोनों भी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे इस फार्मूले में मैं पहले बी डी की वैल्यू सी साइन ए पुट करता हूँ, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 बी इंटू सी साइन ए के बराबर। और जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा उसमें बी डी इक्वल टू ए साइन सी, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1/2 बी इंटू ए साइन सी के बराबर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये दो एरिया के फार्मूले मिल जाएंगे, यानी हम इन दोनों तरीक़ों से ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। अब एरिया आप किसी भी तरीके से मालूम करें, उसकी वैल्यू तो हमें सेम ही मिलने वाली है। मतलब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर बात है। देखिए, हमने यहाँ पर एंगल ए इस्तेमाल किया था, यहाँ एंगल सी इस्तेमाल किया। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिया था, जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह से हमने ट्रायंगल यहाँ पर यूज़ किया, और ट्रायंगल के अंदर ये ए, ये बी, ये सी है, इसकी साइड सी है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड ए है। तो जब हमने एंगल ए यूज़ किया, तो एंगल ए साइन ए के वक्त दोनों के मल्टीप्लिकेशन में उसके एडजेसेंट साइड है। मतलब साइन ए हमने यूज़ किया तो साइन ए के मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी एडजेसेंट साइड बी और सी है, बी और सी। जब हमने साइन सी इस्तेमाल किया तो एंगल सी के एडजेसेंट साइड बी और ए उसके मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम एंगल बी का इस्तेमाल करते हैं, अगर सपोज़ हम एंगल बी इस्तेमाल करते हैं, तो एंगल बी के एडजेसेंट साइड सी और ए है, तो हमें यहाँ पर उसकी एडजेसेंट साइड सी और ए लिखना होती, और ये भी उसका एरिया ही हमको दिखाते। कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अब जो हम मालूम कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के हमारे पास में ये तीनों तरीके आ गए, और तीनों भी तरीके सही हैं। तीनों की मदद से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलने वाला है। मतलब ये तीनों भी इक्वल है। कौन कौन इक्वल है? 1/2 बी सी साइन ए, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, मतलब तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए सी साइन बी, और ये इक्वल है 1/2 जो बच गया, यानी कि ए बी साइन सी, और ये तीनों इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब तीनों भी इक्वल है, हम ऐसा करते हैं, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2/2 बनेगा, ये 2/2 बनेगा, फिर ये 2 और 2 कैंसिल तीनों में, ये 2 और 2 कैंसिल, और ये 2 और 2 कैंसिल। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अब ये एरिया के इक्वल नहीं रहेगा। हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं, हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये तीनों भी टर्म इक्वल है, और उसकी मदद से हमें यहाँ पर पहुँचना था। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद हम तीनों को डिवाइड कर देंगे, तीनों को, क्योंकि तीनों इक्वल है। सेम टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया तीनों को, वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, तीनों इक्वल ही रहे। अब तीनों को एक जैसी टर्म से, यानी ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर हम ए बी सी से, क्योंकि ए बी सी तीनों को हमने डिवाइड किया, तो पहले से वो इक्वल थे, सेम वैल्यू से डिवाइड किया तब भी वो इक्वल ही रहने वाले हैं, कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। इक्वलिटी के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला जो टर्म है उसमें बी सी कैंसिल होगा, सिर्फ ए बचेगा। दूसरे में ए सी कैंसिल होगा, सिर्फ बी बचेगा। तीसरे में ए बी कैंसिल होगा, सिर्फ सी बचेगा। यानी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इज़ इक्वल टू साइन सी बाय सी। और अगर ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे, जो माकूज होंगे, वो भी इक्वल होंगे। क्लियर बात है। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए बाय साइन ए इज़ इक्वल टू बी बाय साइन बी इज़ इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो हमने ये तीनों को पहले इक्वल प्रूव कर लिया, ये तीनों इक्वल साबित हो गए। अब इसे हमें 2r के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी 2r के इक्वल भी हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ थ्योरम को समझना है।
उसे लिखना कैसे है उसके लिए मैं आपको नोट्स क्लास में दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके नोट्स देने की, या फिर आपके टेक्स्ट बुक है, डाइजेस्ट है, आप कहीं और जगह से भी इस थ्योरम को लिख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ समझना है इसे। तो फिलहाल हमने इस तीनों को इक्वल साबित कर दिया, अब हमें इसे 2r के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं। प्रूव करने के लिए देखिए हमें किसे 2r के प्रूव करना है, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी को 2r के इक्वल प्रूव करना है। इन तीनों को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर हम किसी एक को भी अगर 2r के इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों को एक एक करके प्रूव करना है। अगर मैं 2r को c बाय साइन सी के इक्वल भी साबित कर दूँ इन दोनों को तो भी चलेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर अगर मैं इन दोनों को प्रूव कर दूँ तो भी चलेगा, इन तीनों टर्म में से किसी एक को भी 2r के इक्वल साबित कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी बात बन जाएगी। अच्छा, हमें दिया हुआ क्या है, ये आर है क्या, आर है सर्कम रेडियस ऑफ ट्रेंगल ABC। तो सर्कम रेडियस क्या होता है पहले आप देख लें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और सर्कल के जो एक ट्रेंगल भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जिसके जो टर्मिनल आर्म है, सॉरी जो उसके वर्टेक्स है वो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेंगल है हमारा। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये ए, इसका वर्टेक्स है, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी, ठीक है। और लेंथ के ताल्लुक से भी आप जानते हैं बी के अपोजिट में इसकी लेंथ बी होंगी, इसकी लेंथ सी होंगी, और ये बी सी की लेंथ होंगी, इसकी लेंथ होंगी स्मॉल ए के बराबर। तो सर्कल होता है किसी भी ट्रेंगल का वो सर्कल जो ट्रेंगल के राशि नुक्तों से या वर्टेक्स से होकर पास होता है। जैसे ये ट्रेंगल है, इसके वर्टेक्स ABC है, और एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जो ट्रेंगल के वर्टेक्स से होकर गुजरा। या फिर हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक ऐसा ट्रेंगल बनाएंगे जिसके वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो, तो सर्कल जो कहलाएगा वो ट्रेंगल का सर्कम सर्कल कहलाएगा। सर्कम सर्कल आप डायग्राम देखकर ही समझ ले, अगर मेरी ज़बान से आपको समझ में नहीं आ रहा। तो एक ट्रेंगल है जिसके वर्टेक्स सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं, सर्कल के अंदर और बाहर नहीं चलेंगे। ये अंदर का एरिया, यहाँ पर अगर इसका वर्टेक्स है या फिर बाहर है तो वो उसका सर्कम सर्कल नहीं होगा। ज़रूरी है कि सर्कल के ऊपर ही हो, उसका जो पैरामीटर है सर्कल का उस पर उसके वर्टेक्स होने चाहिए, तो ये उसका सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा सर्कम रेडियस ऑफ ट्रेंगल। तो यहाँ पर हम एक डायमीटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर उसका एक सेंटर है, तो अगर वो सेंटर है तो उसका डायमीटर यहीं पर कहीं मिलेगा हमको, इस तरह से, ठीक है। ये डायमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। लेकिन डायमीटर ड्रॉ करने से पहले एक बात आपको याद रखना है कि डायमीटर उसी एंगल से पास होकर गुजरना चाहिए जो 90 डिग्री का ना हो, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। इसके बाद में और एक चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारा जो मकसद है वो ये है कि बी अपॉन साइन बी या फिर सी अपॉन साइन सी को 2r के इक्वल प्रूव कर दें। तो अब रेडियस हमको r दिया हुआ है, यानी अगर मैं इसका नाम यहाँ पर o रख देता हूँ, सपोज़ ये पॉइंट यानी सेंटर o है, और जो दूसरा एंड पॉइंट है डायमीटर का उसका नाम हम p रख देते हैं। तो ये जो OP की लेंथ है और OA की लेंथ है वो r के इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कम रेडियस हमको r दिया हुआ है, और OP की लेंथ भी r के इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है टोटल A से लेके P तक का डायमीटर कितना होगा, तो जो डायमीटर जो होगा यानी कि लेंथ ऑफ AP वो होगा 2r के इक्वल। ये बात आप क्लियर कर लें, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है और रेडियस r है, इसलिए डायमीटर इसका 2r होगा। यहाँ तक तो कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ हमको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कर देता हूँ, जो आपको पहले से पता है लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर ले रहे हैं। एक होता है सर्कम सर्कल, जिसके बारे में हमने अभी भी बात कर ली है। इसके बाद में एक चीज़ हमको देखना है वो है इंस्क्राइब्ड एंगल। जैसे अगर सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक के एक कर्व है, मैं यहाँ पर इसे इस तरह से रफ ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ ये कर्व है सर्कल के ऊपर ऐसे, इसका कर्व का नाम हम रख देते हैं, सपोज़ ये ए और बी है, अंदाज़न नाम रखा हमने इसका, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ए बी। या फिर अगर आपको ए बी समझने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर इसका नाम MN रख देता हूँ, ठीक है। ये जो आर्क है ये आर्क का नाम है MN सपोज़। और एक पॉइंट हम, ये जो आर्क के अलावा का एरिया है इसका,
जो दूसरा कॉस यहाँ पर बचता है, जो मैक्सिमम आर्क बचती है, वहाँ पर आप एक पॉइंट कंसिडर करें। और ये जो आर्क के एंड पॉइंट है जैसे एम और एन, इनको मिलाकर अगर आप कोई एंगल बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ, या फिर इस पॉइंट से एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा मुझे। जो भी एंगल मिलता है थीटा, फाई, 23, 40, वो कहलाएगा इस आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, जैसे यहाँ पर या फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मैं ऐसे कितने पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट जो भी मैं यहाँ कंसिडर करूँगा, और जब मैं यहाँ पर एंगल ड्रॉ करूँगा इस तरह से, या फिर आप देखिए इस पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसे मुझे इनफाइनाइटली मेरे एंगल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है, याद रखनी है ऐसी, वो ये कि जितने भी मुझे यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल मिलेंगे एक ही आर्क के, मतलब एम एन की, वो सबकी पैमाइश, सबका जो अमाउंट, सबका जो रोटेशन रहेगा, सबका जो मेज़र रहेगा वो सेम रहेगा। अगर सपोज़ ये 12 डिग्री का है, फ़र्ज़ करो 12 डिग्री अगर ये है, तो ये भी 12 डिग्री होगा, ये भी 12 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आर्क सेम है तो उसके बनने वाले जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल होंगे, जितने भी बनाए आप, सबका मेज़र सेम होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर वही यूज़ करने वाले हैं। पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको नई चीज़ बताऊँगा इसमें जो हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक लाइन सी से पास होने वाली पी तक, ये इस तरह से। देखिए एक बात याद रखें, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है ये एंड पॉइंट है डायमीटर का। ये भी डायमीटर का एंड पॉइंट है, ठीक है, जो डायमीटर हमने ड्रॉ किया था। और ये सी हमने अभी भी ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ए सी है, ए से लेके सी तक का पार्ट है, देखिए इसे थोड़ा अगर मैं हाईलाइट करूँ, हाईलाइट करने के चक्कर में दायरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आप समझ लें इसको। ये इतना जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आर्क के एंड पॉइंट है। तो इसके इंस्क्राइब्ड एंगल कौन कौन से हैं? जाहिर है कि जो एंगल बी है ये आर्क ए सी का इंस्क्राइब्ड एंगल है, और एंगल पी जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी आर्क ए बी का, ए सी का इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में हमने अभी देखा कि वो कितने भी हो सबके सब सेम होते हैं, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर आर्क ए सी है, उसका इंस्क्राइब्ड एंगल बी है, उसका इंस्क्राइब्ड एंगल पी है। एक ही आर्क के दोनों एंगल है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल पी। और जब एंगल पी और एंगल बी इक्वल है तो उनके जो साइन रेशियो होंगे, यानी साइन बी ये साइन पी के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद हमें एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये हमने यूज़ किया इंस्क्राइब्ड एंगल का जो रोल था वो, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डायमीटर का रोल, जो आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, शायद आपको याद है नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर ये डायमीटर है, फ़र्ज़ करो ये है डायमीटर सर्कल का, अगर नहीं भी है तो आप इसे फ़र्ज़ कर लीजिए डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये उसके एंड पॉइंट है और ये उसका सेंटर होगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होकर ही गुजरता है। तो फिर से हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी आप पॉइंट ले, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ इधर, या फिर आप इधर भी ले सकते हैं। ऐसे हम इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट ले सकते हैं। इस बार जो एंड पॉइंट है डायमीटर के, एंड पॉइंट जो है डायमीटर के, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ ये एंड पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं हम, यहाँ से इस पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं हम, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल। यानी अगर आप कहीं पर भी इसमें देखिए सर्कल में आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को डायमीटर के एंड पॉइंट से मिला देते हैं ऐसे और ऐसे, तो वो आपको राइट एंगल मिलेगा। आप पॉइंट कहीं पर भी लें, आप अगर यहाँ नज़दीक भी लेते हैं तो इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, तो ये भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। आप अगर इस तरह से लेते हैं तो ये भी आपको राइट एंगल मिलेगा। कहीं पर भी आप उसको ले तो आपको राइट एंगल ही मिलेगा। अब यहाँ पर डायमीटर है क्या कहीं पर? तो यस, ए पी जो है वो डायमीटर है, ए और पी उसके एंड पॉइंट है, और हमने एक तीसरा पॉइंट सी यहाँ लिया, तो सी जो है इन दोनों लाइन को मिलाकर बनता है। यानी ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल है राइट एंगल, एंगल ए सी पी। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल ए सी पी है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज़ हमने 10th क्लास में सीखी थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए हो सकता है कि जहन से निकल गई हो, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए। डायमीटर के एंड पॉइंट और सर्कल पे कहीं पर भी एक तीसरा पॉइंट ले, एक ट्रेंगल बनाए, तो सर्कल पे जो तीसरा पॉइंट है वो राइट एंगल बनाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल है, मतलब ये जो ट्रेंगल ए सी पी है, ट्रेंगल ए सी पी, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। और इसमें मैं साइन पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है ए पी सी,
देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। जैसे ये जो ए सी पी है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से, ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए ये ए है, ये मैंने यहाँ पर ए ड्रॉ कर लिया। ये सी है, यहाँ पर सी आ गया, और ये पी है, ये पी आ गया। इसको उठाकर हमने इधर रख दिए। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और हमको मालूम करना है साइन पी। साइन पी होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस यानी हमको साइन पी मालूम करना है। साइन पी इक्वल है साइन बी के। तो साइन पी जो होगा अपोजिट साइड यानी कि ए सी बाय हाइपोटेन्यूस यानी ए पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो साइन पी अगर ए सी बाय ए पी के इक्वल है और साइन पी साइन बी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए पी। और ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी है बी के इक्वल, तो ये हमको मिलेगा बी। और ए पी जो है, ए पी हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था 2r के इक्वल है। ठीक है, तो यानी हमको यहाँ पर क्या मिल गया, इधर हमको मिल गया साइन बी इज़ इक्वल टू बी अपॉन 2r। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन बी इज़ इक्वल टू बी अपॉन 2r। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हमें मालूम करना था वो तकरीबन हमें मिल चुका है। इस 2r को आप इधर शिफ्ट करें, ये होगा 2r इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी। ये भी यही रहेगा, 2r मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब 2r को इधर रहने दें और साइन को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2r। तो हमारे पास में जो तीन रेशियो थे, एक था a साइन a, दूसरा था b साइन b, तीसरा था c साइन c। तीनों इक्वल थे, तीनों भी इक्वल थे। और तीनों में से एक टर्म जो है b साइन b, उसे हमने 2r के इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर ये 2r के इक्वल है, यानी उसे हमने साबित कर दिया कि वो 2r के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी की टर्म है वो भी 2r के इक्वल ही होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एकदम आसानी से, क्लियरली, जो हमने प्रूव किया उसके मुताबिक a अपॉन साइन a इज़ इक्वल टू b अपॉन साइन b इज़ इक्वल टू c अपॉन साइन c, और ये है 2r के इक्वल। और यहाँ पर हमारा जो साइन रूल था वो कंप्लीट होता है।